अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट सी इस वीडियो में कि सिलेबस FAR 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का जो सिलेबस है वो क्या है और इसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए और इसे हम कैसे लेके चलेंगे, और स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम, वो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, इसके जी सिलेबस की अगर बात करें तो इसकी 3 ग्रेड्स बनती हैं। ये इसमें चेंजेस होती रही हैं सिलेबस में। अभी ये जो अटेम्प्ट है उसके लिए सिलेबस ये है, वो क्या है, 3 ग्रेड्स हैं जिसकी। एक है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना हम सीखते हैं। दूसरी हमारी ग्रेड है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी एंड कैश फ्लो। थर्ड है अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, इनके आगे कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं और इनमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, और इसी तरह से आपके जो सिलेबस है उसको चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, तो उसके आगे मेंशन है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस हम बनाएंगे। अगर आपको याद हो ITA में भी आपका फाइनल काउंट का एक क्वेश्चन होता है, तो वहाँ पे भी आप बनाते थे। लेकिन वहाँ पे आपकी जर्नल जो एंट्री होती थी उस तरह का क्वेश्चन होता था, वहाँ पे कोई ऐसा स्टैंडर्ड्स नहीं उस तरह से हम देखते थे। बट यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, जिसमें IS 1 में बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, तो उसके मुताबिक जो है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस यहाँ पे बनाए जाएंगे। उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। बेसिकली ये फ्रेमवर्क है, ये बताता है जी कि आप जिस बेस के ऊपर स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, ये खुद उस तरह से स्टैंडर्ड नहीं है, बट इसकी बेस के ऊपर एक स्टैंडर्ड्स बने हुए, इसे हम डिस्कस करेंगे ये कैसे इसके ऊपर बनते हैं। फिर जो हमारा पहला टॉपिक होगा IS 1 होगा इस ग्रेड के अंदर, और इसमें हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर इसी में ही NPO स्टैंडर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कैसे बनते हैं, उसकी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस कैसे बनती है, वो भी जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे इसमें। और इसके जो मार्क्स हैं वो 30 to 40 मार्क्स हैं। और इसके लिए हम और इसी ग्रेड में ये इतनी ही रेंज में 30-35 में ये आपसे पूछा भी जाएगा इसको एग्जाम में। अच्छा, जो दूसरी ग्रेड है वो है जी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी एंड कैश फ्लो। उसमें भी 4 टॉपिक्स आते हैं। उसमें IS 1 है जी सबसे पहले। वहाँ पे IS 1 सिर्फ बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस था, यहाँ पे चेंज इक्विटी वाला पोर्शन आएगा उसका। फिर चेंज इक्विटी आपने ITA लेवल के ऊपर पढ़ा हुआ है कि जो हमारा ओपनिंग कैपिटल है प्लस उसमें एडिशन प्लस उसमें प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, तो वो एक चेंज इक्विटी आपने वहाँ पढ़ी थी। यहाँ पे आप कंपनीज के हवाले से भी डिस्कस करेंगे इसको, कि इक्विटी जो है वो कैसे मूव करती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो उस परसेंटेज उसमें पूरा हम डिस्कस करेंगे। फिर IS 8 है। इसमें एरर्स हैं, एरर्स की ट्रीटमेंट क्या होगी, पॉलिसी चेंज इन पॉलिसी उसमें क्या ट्रीटमेंट होगा, स्टेट एस्टिमेट अगर चेंज होता है वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होगी, इसका आपने कुछ कुछ शायद आपने डिस्कस किया हो भी है ITA के लेवल के ऊपर एस्टिमेट्स वगैरह का। बट IS 16 में जैसे आप करते थे, लेकिन यहाँ पे हम इसमें जो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके अलावा IS 7 कैश फ्लोज, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स हैं उसमें से ये कंपोनेंट है, वो इसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। रेशियो एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी इसी में, ये ऐसे स्टैंडर्ड तो नहीं है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे इंटरप्रेट किया जाता है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। फिर फिफ्थ सॉरी थर्ड ग्रेड में हमारे पास, अच्छा उस ग्रेड में 30 to 40 मार्क्स है उसकी। और जो हमारी लास्ट ग्रेड है वो नॉन करंट एसेट्स की है। उसमें नॉन करंट एसेट्स एसेट्स से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, IS 16, IS 20, 23, 36, 40, 41, ये हम डिस्कस करेंगे। और हमारे जो सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट भी इसी ग्रेड से करेंगे। रीज़न बीइंग के जो IS 16 है ये हमने ऑलरेडी ITA में थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, तो यहीं से हम उसी का थोड़ा सा ये अप लेवल है, तो हम इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर इन्हीं से कंटिन्यू होते हुए हम आगे चलेंगे। बाकी जो ग्रेड्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया सिलेबस। बाकी इसमें इंशाल्लाह सिलेबस के हर एक टॉपिक में बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, हर एक टॉपिक पे अलग अलग लेक्चर आने, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे कि उस टॉपिक के अंदर क्या क्या आएगा। अच्छा, फिर जी इसमें क्या क्या मटेरियल बुक्स हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है इसमें। सबसे पहले तो आपके साथ हैंडआउट्स शेयर किए जाएंगे, और हैंडआउट्स जो हैं वो स्टडी टेक्स्ट को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है, लेकिन उसको ब्रीफ करके शॉर्ट करके, ताकि कम टाइम में आप उसको कवर कर सकें। और उसकी अगर मैं आपको
दिखा सकूं कि वो किस तरह से होंगे, तो इस तरह से आपके साथ नोट्स जो हैं वो शेयर किए जाएंगे हर टॉपिक के अंदर। इसके अंदर टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी होगा और प्लस उसमें उसकी शॉर्ट शॉर्ट एग्जांपल्स भी होंगी, राइट। और कुछ एडिशनल एग्जांपल्स भी होंगी, वो हम कवर करेंगे, स्टडी टेक्स्ट से कवर करेंगे। वो हम वहाँ पे वो आपके नोट्स में भी रेफर कर दी जाती हैं कि वहाँ से आप देख लें और वहाँ से हम अटेम्प्ट कर लेंगे। अदरवाइज जो बेसिक बेसिक एग्जांपल्स होंगी वो सारी इसमें कवर हुई कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। वंस वो हम एग्जांपल्स कर चुके होंगे, प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो उसके बाद हम पास पेपर्स जो आई कैप लेवल के पेपर्स हैं उनको हम अटेम्प्ट करें। बात एग्जांपल्स भी ऐसे होंगे जो पास पेपर से रिलेटेड होंगी, लेकिन एग्जांपल्स का जो टॉपिक वाइज होंगी वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, एक रिस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। लेकिन जब हम पास पेपर कर रहे होंगे तो उसमें वो पूरा स्टैंडर्ड या एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड भी टेस्ट हो रहे होंगे, तो हम पास पेपर्स पे देखेंगे। ठीक है जी। दूसरा जो हमारे पास चीज़ होनी चाहिए, पास पेपर्स होने चाहिए, उसके सजेस्टेड सॉल्यूशंस। वो उसके लिए आप कोई बुक लेना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज आपके साथ वो शेयर कर दिए जाएंगे। और कुछ अटैम्प्ट्स के तो रिसेंट अटैम्प्ट्स के तो आपको मिल भी जाते हैं, आई कैप की साइड से भी मिल जाते हैं, और पुराने वाले भी उसके सॉल्यूशंस हैं। इसलिए यार बुक लेने की जरूरत तो कोई नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास है तो वो उसको यूज़ कर सकता है, वो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये हम शेयर कर देंगे पीडीएफ में। फिर आई कैप की बुक भी है, उसको आप एटलीस्ट जो है एमसीक्यूज़ की टेस्टिंग के लिए ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज़ का भी एक पोर्शन है एफ ए आर में। तो इसको हमने वहाँ से भी, तो वहाँ से हमारी टेस्टिंग एमसीक्यूज़ का होगा। ये सिनेरियो कि जब हम एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट कर रहे हैं वो कब करना चाहिए, हम एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम एक दफ़ा उसकी रिवीजन करें, ये अब स्टूडेंट खुद खुद करेगा, रिवीजन करेगा, और उसके बाद वो जाएगा और एमसीक्यूज़ खोलेगा और एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ एक तो आपकी एग्जाम के लिए भी रिक्वायरमेंट है, उसमें भी क्वेश्चन आता है, बट एट द सेम टाइम आपको एक और फ़ायदा ये होगा कि आपकी कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, कि आपने जो इतना पढ़ के आए हुए हैं, क्या वो आप अप्लाई भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो वो एमसीक्यूज से आपको ये फ़ायदा हो जाना है। तो आई कैप की बुक में एटलीस्ट एमसीक्यूज, चूँकि नोट्स में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इंशाल्लाह हम वो सारे मटेरियल कवर कर लेंगे, तो इसलिए नोट्स के लिए तो आपको वहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको नोट्स में से मिल जाएगा। बट कुछ एग्जांपल्स और एमसीक्यूज जो है वो उसके लिए आई कैप की बुक, और वो आपके पास अगर पीडीएफ में भी है, अगर उसके साथ आप कंफर्टेबल हैं तो वो, अगर आप हार्ड में रखना चाह रहे हैं तो वो बेशक आप हार्ड में अपने पास रख लें। क्या अप्रोच होनी चाहिए जी? एक तो क्लास मिस मत करें, क्लास को आप उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में टीचर करा रहा है उसी को आप फॉलो करें। ठीक है, जिस सीक्वेंस में हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करवा रहे हैं उसी में ही आप उनको फॉलो करें, और उसकी जिस तरह से प्रैक्टिस बताई जा रही है वो आपने साथ साथ करना है। आपने लेक्चर जिस तरह से आपके साथ शेयर किया जाएगा, या अगर आपके साथ लेक्चर ज़्यादा शेयर कर दिए गए, तो आप बजाय इसके कि आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट के 5 लेक्चर्स देख लें, उससे बेहतर ये है कि आप 5 दिनों लेक्चर्स देखें, या आप अपना एक टाइम टेबल बना लें जो कि हम आपके साथ शेयर कर देंगे कि इस सीक्वेंस में आप जाना चाहिए आपको। तो उसी सीक्वेंस में देखें, ताकि आप बजाय उस क्रेमिंग के, आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लॉजिक्स के ऊपर हों, और आप बेहतर सीख सकें और उसको फिर बेहतर आप अप्लाई भी कर सकें। ठीक है जी। तो क्लास मिस नहीं होगी जी इंशाल्लाह, और ये आपके साथ रेगुलर बेसिस पे क्लासेस शेयर कर दी जाएंगी। फिर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बहुत की है आपकी कैफ लेवल के ऊपर, इनफैक्ट सारे सी लेवल के ऊपर है। आपने, अगर आप इसे हम कहते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल में जब हम कहते हैं तो बहुत मुश्किल इसी यही है कि आपने इसको कंसिस्टेंसी कैसे, आपके पास डाइवर्टर बहुत ज़्यादा हैं, आपको आपकी टेंशन डाइवर्ट करने के लिए आपका मोबाइल फ़ोन है, आपकी अपनी सोशल मसरूफियात हैं, वो मामला हैं, उसमें आपने अपने जो आपका जो मेन पर्पस है, आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो आपका जो मेन पर्पस है, मेन गोल है, वही स्टडीज़ है और उसमें सीए। तो उसमें आप इसका एक टाइम स्पेसिफिक रखें हर सब्जेक्ट का, और इसको उस रूटीन में ही डेली बेसिस के ऊपर इसको आप पढ़ें, ऐसे ही जैसे आप डेली बेसिस पे 3 टाइम खाना खाते हैं, और जैसे वो कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, ये काम भी, इसको भी आपने उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। और ये सबसे मुश्किल काम है इसका। और जो बच्चा ये दे देता है, कंसिस्टेंट हो जाता है बच्चा, वो देखें वो कभी भी आपको मतलब वो हो सकता है कि कहीं उसके साथ हार्ड लक हो जाए, बट नॉर्मली ऐसे नहीं होता, और वो अगर हो भी जाए तो वो निकल जाता है उसमें से। ठीक है जी। तो इसमें हमने अपने आप को धोखा नहीं देना कि हम कहें जी कि हम बड़ी एफर्ट पुट करते हैं, और हमारे साथ जो है वो एग्जामिनर जो है वो इस बार उसने क्वेश्चन हार्ड पूछ लिया, या क्वेश्चन हार्ड पूछ लिए तो इस वजह से हम फेल हो गए, ये सारे एक्सक्यूजेज हैं। अगर आपने
सारे टिक मार्क्स किए हुए हैं जो हमने अप्रोच में लिखा हुआ है, तो आप देखिएगा आपका अगर क्वेश्चन ये पेपर कितना भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, क्वेश्चन एक कितना ही मुश्किल क्यों ना हो जाए, आप देखेंगे उसमें से 50% मार्क्स निकालना फिर भी आसान होता है। ठीक है, वो स्टेप्स में है। ये KF लेवल की तो ये इतनी ये सबसे आसानी तो यही है कि अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, अच्छा सीखा हुआ है, कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं, और आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो आपका क्वेश्चन जितना भी मुश्किल आ जाए, आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपके साथ होंगे, उसमें आप उसे पुट करेंगे तो आप 50% मार्क्स फिर भी उसमें से कैरी कर जाएंगे। ठीक है जी। तो इसलिए ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है कंसिस्टेंसी है। फिर प्रैक्टिस, वो ज़ाहिर है हम आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हर टॉपिक के साथ साथ आपने इस प्रैक्टिस को करना है। और प्रैक्टिस में जो हमारे पास सबसे जो बड़ा बेंचमार्क है, वो हमारे पास जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो ICAP एग्जाम पास पेपर्स हैं, एग्जाम से। तो वो उनसे हम बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे हम एग्जामिनर का माइंड सेट रीड करते हैं कि वो किस तरह के सवाल पूछ सकता है। और इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे एक क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें से आप इफ एंड बट करके कई सिनेरियोज निकाल सकते हैं। हम कहेंगे अच्छा अच्छा, ये नेक्स्ट टाइम हो सकता है इसको मैं ये ऐड कर दे, या ये हो सकता है इसको यूं चेंज कर ले तो क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। तो आपको इनफैक्ट वो, अगर फॉर एग्जांपल आप 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उस 10 में से आप देखेंगे एटलीस्ट 2-3 सिनेरियोस आप एडिशनली ऐड कर लेंगे, उसमें से आप कर सकते हैं उसमें। तो वैसे तो ऑलरेडी प्रैक्टिस अच्छी खासी मौजूद है, बट उसमें अगर आप फर्दर सिनेरियोस बिल्ड करेंगे तो आपकी ये अच्छी खासी प्रैक्टिस है। तो इसमें जो हमारा मेजर जो हमारी प्रैक्टिस का जो टाइम गुजरेगा वो हमारे पास पास पेपर्स ही होंगे। और पास पेपर्स पे ही फोकस करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमारे पास नॉर्मली बच्चा अटेम्प्ट कर रहा होता है 2 या 3 पेपर अटेम्प्ट कर रहा होता है। जब 2-3 पेपर, 3 या कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 भी अटेम्प्ट कर रहे होते हैं बच्चे, तो उस केस में आपके पास टाइम की शॉर्टेज भी होती है। और आप एक लिमिटेड टाइम दे सकते हैं उसको, तो उस लिमिटेड टाइम को हमने फिर अच्छी तरह से यूज़ करना है, और ताकि उसे डिजायर्ड रिजल्ट अचीव हो। फिर जी टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग को आपने कुछ टेस्ट टीचर्स शेयर करेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो आपने सॉल्व करके वापस करने। उसके अलावा एक टेस्टिंग आपकी सेल्फ टेस्टिंग होगी। वो कैसे होगी, वो आपने सिंपल, आप जब भी कोई क्वेश्चन आपने किया है, इवन एग्जाम्पल भी आप कर रहे हैं, राइट, तो उसमें आपने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ होगा, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे होंगे। अगर वो आप देख के नहीं कर रहे, जब आप खुद कर रहे होंगे तो वो भी आपकी एक टेस्टिंग ही है। तो बस उसमें फ़र्क ये होगा कि आप उसमें एग्जाम सिनेरियो में नहीं बैठे हुए, अदरवाइज वो भी एक टेस्टिंग है। तो उसमें 2 किस्म की टेस्टिंग हुई, तो वो उसमें से आप अपने आप को गुजारेंगे। टाइम मैनेजमेंट का हमने ख्याल रखना है। तो ये चीज़ें हैं जी कुछ हम वो प्रैक्टिस का टाइम मैनेजमेंट जो हमारी प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। बाकी इंशाल्लाह आगे हम चलते हैं, टॉपिक वाइज चलते हैं। IS 16 से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और ये IS 16 में IITA में आपने ऑलरेडी कुछ पढ़ा हुआ है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें जहाँ जहाँ जो रिस्पेक्टिव टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, उसमें क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, और कितने टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं जो आए हुए हैं या आ सकते हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज हम डिस्कस करेंगे। उससे क्या अप्रोच क्या होनी चाहिए, टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, राइट, वो सारे इंशाल्लाह हम उन टॉपिक्स में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह जी क्लास 1 में मिलते हैं। थैंक यू।